नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हाई कोर्ट जो टॉपिक है जुडिशरी का वो डिस्कस करेंगे। तो हाई कोर्ट के बारे में आज हमारा ये जो वीडियो होगा वो पार्ट 1 की फॉर्म में होगा। इसका सेकंड पार्ट भी हम अपलोड करेंगे, तो उसमें हम नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करते हैं इंडिया में हाई कोर्ट की पोजीशन के बारे में। तो हाई कोर्ट का ये पार्ट 1 है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंडिया में जो आप जानते हैं सिंगल जुडिशरी सिस्टम चलता है। इन द इंडियन सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम द हाई कोर्ट ऑपरेट्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट बट अबव द सबऑर्डिनेट कोर्ट। इंडिया में जो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं उनसे ऊपर होता है। कह सकते हैं कि स्टेट में सबसे हाई जुडिशियल जो बॉडी होती है वो हाई कोर्ट है। ठीक है, स्टेट के अंदर जिस तरह से हम देखते हैं कि यूनियन लेवल पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर अलग होते हैं और स्टेट लेवल पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग होते हैं, वैसे ही जुडिशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है। जुडिशियल सिस्टम में जो हाई कोर्ट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे काम करते हैं, हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट काम करते हैं। ठीक है, तो द जुडिशरी in a state consist of a high court and a hierarchy of subordinate courts। तो स्टेट में जो जुडिशरी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सबसे ऊपर स्टेट में हाई कोर्ट होता है और उसके नीचे फिर बहुत से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। द हाई कोर्ट ऑक्यूपाइज द टॉप पोजीशन इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। जो राज्य का, किसी भी राज्य का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, न्यायिक प्रशासन होता है, न्यायिक व्यवस्था होती है, उसमें हाई कोर्ट की जो स्थान है, हाई कोर्ट की जो पोजीशन है वो टॉप पर है। ठीक है, याद रखना है आपको। द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1862। ये जो हाई कोर्ट का इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, इसकी शुरुआत 1862 में हुई थी, जब कलकत्ता में हाई कोर्ट सेटअप हुआ था, बॉम्बे में हाई कोर्ट सेटअप हुआ था और मद्रास में हाई कोर्ट सेटअप हुआ था। ठीक है, 1866 में इन 1866 अ फोर्थ हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड एट इलाहाबाद। 1866 में चौथा हाई कोर्ट जो कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इनमें 3 इस्टेब्लिश हो चुके थे 1862 में। उसके बाद 1866 में चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद में बनाया गया। इन द कोर्स ऑफ टाइम ईच प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया केम टू हैव इट्स ओन हाई कोर्ट। और फिर धीरे धीरे जैसे समय गुजरता गया तो ब्रिटिश इंडिया में हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होने लगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा, हर स्टेट के लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट होगा। लेकिन बट द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 ऑथराइज्ड द पार्लियामेंट टू इस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 or more states और for 2 or more states and a union territory। देखिए, भारत के संविधान में ये कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन जो 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1956 में, उसने ऑथराइज किया, पार्लियामेंट को ये पावर दी कि वो इस्टेब्लिश कर सकती है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट। मतलब एक ही हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन और पावर इतनी बढ़ा सकती है कि वो 2 राज्यों के लिए काम कर सकता है। तो हाई कोर्ट जो है, एक हाई कोर्ट 2 राज्यों के लिए कॉमन भी हो सकता है, 2 से अधिक राज्यों के लिए भी कॉमन हो सकता है, या यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी कॉमन हो सकता है। अब अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो 2019-20 के डेटा के हिसाब से 25 हाई कोर्ट्स हैं कंट्री में। आउट ऑफ देम ओनली 3 हाई कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट।
जो 25 हाई कोर्ट हैं 2019 के डेटा के अनुसार इंडिया में, उसमें से केवल 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनकी जो ज्यूरिडिक्शन है, जिनकी जो पावर है वो एक राज्य से ज़्यादा है, मतलब वो एक राज्य से ज़्यादा राज्यों को संभाल रहे हैं। ऐसे कितने कोर्ट हैं? तो 3। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि टोटल 25 हाई कोर्ट्स में से ऐसे कितने हाई कोर्ट्स हैं जो एक या एक से अधिक राज्यों के लिए न्याय देने का काम करते हैं, तो आपको याद रखना है 3 हाई कोर्ट हैं। अमोंग द 9 यूनियन टेरिटरीज, सभी जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से दिल्ली का अपना सेपरेट हाई कोर्ट है 1966 से, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। जो हम जानते हैं धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ दिया गया, तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना। तो लद्दाख के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए कॉमन हाई कोर्ट है, एक ही हाई कोर्ट है। तो दोनों यूनियन टेरिटरी की सुनवाई एक ही हाई कोर्ट में होगी, ठीक है। यूनियन टेरिटरी फॉल अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हाई कोर्ट्स, और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको न्याय देने का काम उनसे संबंधित, उनसे लगे हुए या उनसे सुइटेबल राज्यों के हाई कोर्ट को दिया गया है, ठीक है। टू एनी यूनियन टेरिटरी और एक्सक्लूड द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। अब बात करते हैं आर्टिकल 214 टू 231, आर्टिकल 214 से 231 संविधान का जो पार्ट 6 है वो डील करता है इससे, किससे? द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिडिक्शन, पावर्स, प्रोसीजर एंड सो ऑन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट से संबंधित हाई कोर्ट की व्याख्या भारत के संविधान में भाग 6 में दी गई है, और इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 214 से लेकर 231 हैं, जो बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की, इसके जुरिडिक्शन की। हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या होगा? एक राज्य के लिए काम करेगा या एक से अधिक राज्य के लिए काम करेगा। पावर्स की बात की गई है, प्रोसीजर की बात की गई है। तो आपको याद रखना है हाई कोर्ट से संबंधित इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 6 में चर्चा की गई है, और इससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 214 से 231 तक हैं। अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट किन किन से मिलकर बना होता है। एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस, हर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा, एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू अपॉइंट। तो हर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा और इसके साथ अन्य जजेस भी होंगे जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। Thus the Constitution does not specify the strength of a high court and leaves it to the discretion of the president. भारत के संविधान में हाई कोर्ट कितने होंगे इंडिया में, उसकी स्ट्रेंथ की कोई चर्चा नहीं की गई है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। ये सारी चीज़ें किस पर छोड़ दी गई हैं? प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पावर पर। प्रेसिडेंट चाहे तो बढ़ा सकता है अगर उसको लगता है, तो अगर ज़्यादा केसेस का बर्डन आता है, एक हाई कोर्ट जो है मान लीजिए 2-3 स्टेट्स को मैनेज कर रहा है, तो अगर उसके ऊपर बर्डन आता है तो एक अन्य राज्य के लिए वो नया हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऐसा प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन के ऊपर छोड़ दिया गया है। संविधान में ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इतने ही हाई कोर्ट्स होंगे, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन इट्स वर्कलोड। जैसे मैंने बात की, जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ता जाएगा हाई कोर्ट्स के ऊपर, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो नया हाई कोर्ट बना सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, इसके अंदर जो जजेस काम करते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है। द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये आपको याद रखना है, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड।
और जो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है, उसकी जो अपॉइंटमेंट है, उसकी जो नियुक्ति है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। लेकिन प्रेसिडेंट नियुक्ति करने से पहले कंसल्ट करता है, सलाह मशवरा करता है, किससे? भारत के मुख्य न्यायाधीश से, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे सलाह मशवरा करता है। और जिस राज्य के हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है, उस राज्य का जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उससे भी कंसल्टेशन किया जाता है। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड। और जो चीफ जस्टिस के अलावा, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, उसके अलावा जो अन्य जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करता है। इन केस ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स द गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट कंसर्न्ड आर कंसल्टेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर कोई हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्यों के लिए काम कर रहा है, तो उस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के लिए अपॉइंटमेंट के लिए और चीफ जस्टिस के अलावा अदर जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए उस हाई कोर्ट में कंसल्टेशन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। किसके साथ? अलग अलग राज्य, जिन राज्यों के लिए वो हाई कोर्ट काम कर रहा है, मान लीजिए 2 राज्यों के हाई कोर्ट के लिए 2 राज्यों के लिए कोई एक सिंगल हाई कोर्ट काम कर रहा है, तो उस हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के लिए दोनों राज्यों के जो गवर्नर होंगे उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अब 99th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2014 में, और जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट आया था 2014 में, हैव रिप्लेस्ड द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विथ अ न्यू बॉडी कॉल्ड द NJAC। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम के अलग अलग मेंबर होते हैं, तो कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर किया जाता है। लेकिन जो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2014 में, और जो NJAC एक्ट आया था 2014 में, उसने कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम से जजेस की, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उनकी नियुक्ति नहीं होगी। तो किससे होगी? इन्होंने कहा NJAC से होगी। एक कमीशन बनेगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, NJAC से होगी। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जो 99 अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। NJAC एक्ट को और 99 जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसको मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, और वॉइड मतलब निरस्त कर दिया, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो कॉन्सिक्वेंटली फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो दोबारा से ऑपरेशन में आ गया, और दोबारा से कॉलेजियम सिस्टम से ही अपॉइंटमेंट हुए। दिस वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द 4th जजेस केस 2015। ये जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, कब? 4th जजेस केस 2015 में। ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 1 हाई कोर्ट के बारे में। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, हर पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे जिसमें हम शपथ कैसे दिलाई जाती है, कौन दिलाता है, सैलरीज क्या होती है, रिमूव कैसे करेंगे जजेस को, ट्रांसफ़र कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम बची हुई डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इससे संबंधित स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप उस पर जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।